क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 हिंदी। सावले सपनों की याद। लेखक जाविर हुसैन। जाविर हुसैन एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनकी प्रसिद्ध रचना सावले सपनों की याद। यह रचना डायरी शैली में लिखी गई है और यह जाविर हुसैन जी का एक संस्मरण है। इस संस्मरण में जाविर हुसैन जी ने सालिम अली के विषय में लिखा है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले इसका सार समझ लेना आवश्यक है। जाविर हुसैन जी ने इस पाठ में सालिम अली जी के बारे में लिखा है, जो एक वर्ल्ड वॉचर के नाम से भी जाने जाते हैं। सालिम अली के विषय में हम देखते हैं कि सालिम अली शुरू में पक्षियों से अत्यधिक प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी एयर गन के द्वारा एक पक्षी घायल हो गया, तब से वह पक्षी प्रेमी बन गए। और उसी पक्षी प्रेमी के विषय में यहाँ जाविर हुसैन ने लिखा है। उसमें बताया है कि किस तरीके से सालिम अली का जीवन रहा और किस तरीके से वे पक्षियों को प्यार करने लगे। उनके अंतिम समय में उनकी पत्नी तहमीना ने उनकी किस प्रकार देखभाल की, और साथ ही इसको सावले सपने की याद को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने कृष्ण के बारे में भी लिखा, वृंदावन के विषय में भी थोड़ा बहुत बताया है। इसके साथ साथ सालिम अली की मुलाकात प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी हुई। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को किस तरीके से प्रकृति की ओर आकर्षित किया, इसके साथ साथ सालिम अली के द्वारा लिखी गई आत्मकथा के विषय में भी इस पाठ में बताया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं पाठ सावले सपनों की याद। सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। इस हजूम में आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन को देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को भी प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अर्थात जितने भी लोगों के मन में सोच होती है उसको देखते हुए सालिम अली इस लोगों की सोच, ऊबड़ खाबड़ सोच की ज़मीन पर जन्म लेते हुए हैं सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सावला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब
किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात नहीं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर बताया गया है कि जावेद हुसैन ने कि कृष्ण जो है वो वृंदावन में कभी भी रहे हों, कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस समय भी हम वृंदावन जाते ही कृष्ण की याद हमें हो आती है कि किस तरीके से वो गलियों में खेले थे, किस तरीके से उन्होंने लोगों का माखन चुराया था, और वो कृष्ण की याद हमें वृंदावन में तुरंत आ जाती है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे। उम्र को शती तक, शती यानी 100 वर्ष होने में थोड़े ही दिन बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। यानी कि 100 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए थे, होने ही वाले थे, तब उनकी कैंसर जैसी बीमारी जो है वो मौत का कारण बन गई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। वर्ड वॉचर यानी कि पक्षियों का प्रेमी। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, जो उनकी पत्नी थी, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव के मिली पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी थीं। यानी कि सालिम अली प्रकृति प्रेमी तो थे ही। उन्होंने जब चौधरी चरण सिंह के बारे में यहाँ रेगिस्तान पर पानी ना होने का चित्रण प्रस्तुत किया तो प्रधानमंत्री जी की आंखों में भी आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात कोई नहीं। जावेद हुसैन जी आगे लिखते हैं कि सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ एस्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। यानी कि जो D.H. लॉरेंस थे वह भी सालिम अली की तरह ही पक्षी प्रेमी थे।
तो सालिम अली ने ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फॉल ऑफ स्पैरो। उसमें डी.एच. लॉरेंस की जब मौत हो गई थी तब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खला और सादा आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए इतना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। यानी कि पक्षी जो है उन लोगों के बारे में अत्यधिक जानते हैं। यहाँ जो उनकी पत्नी फ्रीडा ने डी.एच. लॉरेंस के बारे में बताया। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे। यानी प्रकृति की दुनिया में एक छोटे से टापू नहीं बल्कि एक अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी अर्थात भ्रमण, घूमना, उनसे परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है और जाविर हुसैन ने सालिम अली का एक अद्भुत चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है।